क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी सबकी लैला है? और अगर है तो फिर उनका मजनू कौन है? क्यों हर चुनाव के बाद यह सवाल उठता है कि ओवैसी किसे फायदा पहुंचाते हैं? क्या उनकी राजनीति सच में मुसलमानों की आवाज है या फिर किसी और बड़े गेम का हिस्सा? कांग्रेस से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक क्यों सब उन्हें बीजेपी का बी टीम कहते हैं? और दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक क्यों कहते हैं कि ओवैसी विपक्ष का खेल बिगाड़ते हैं? क्यों वोटों का बंटवारा ही उनकी असली ताकत है, या फिर वो एक ऐसी राजनीति खेल रहे हैं जिसे समझना आसान नहीं है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा ओवैसी से होता है, या ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो बार बार जनता के सामने परोसा जाता है? ये सवाल तब और भी गहरे हो जाते हैं जब उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का 2013 का वो भाषण याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम मुसलमान 25 करोड़ हैं और तुम हिंदू 100 करोड़ हो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देख लेंगे किसमें कितना दम है। ये बयान इतना विवादित हुआ कि मामला अदालत तक पहुंचा। तो आखिर है कौन असदुद्दीन ओवैसी? भारतीय राजनीति की वो पहेली जिसे कोई भी पार्टी ना तो पूरी तरह अपना मानती है और ना ही उसे नजरअंदाज करने का हिम्मत कर पाती है। हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। जहां जहां सेक्युलर पार्टी कमजोर हुई है वहां बीजेपी जीती है। इसमें हमारा क्या कसूर? एक तरफ वो विपक्ष के सबसे बुलंद आवाजों में से एक है और दूसरी तरफ उन पर विपक्ष को ही कमजोर करने यानी वोट काटकर बीजेपी को जीत का रास्ता साफ करने का सबसे गंभीर आरोप। तो कौन है असदुद्दीन ओवैसी? सबकी लैला या सियासत के वो किंग मेकर जो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का खेल बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं? आज हम इसी दो धारी राजनीति तलवार की धारा को समझने की कोशिश करेंगे। आज के ओवैसी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। उनकी पार्टी AIMIM की जड़ें आजादी से भी पहले की है। ये कहानी 1927 में हैदराबाद में शुरू होती है, जब नवाब महमूद नवाज खान ने इस पार्टी की नींव रखी थी। उस वक्त इनका मकसद हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखना था। 1948 में जब ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो AIMIM पर बैन लगा दिया गया। यहां से कहानी में ओवैसी परिवार की एंट्री होती है। करीब 10 साल बाद 1957 में एक वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इस पार्टी को फिर से जिंदा किया, लेकिन एक नए संविधान और एक नए नाम के साथ। पार्टी के नाम में ऑल इंडिया जोड़ा गया और उसने भारत के संविधान के दायरे में रहकर काम करने की शपथ ली। अब्दुल वाहिद के बाद उनके बेटे सलालुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की कमान संभाली और इसे हैदराबाद की एक बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया। और फिर 1994 में सियासत में कदम रखा लंदन से पढ़कर लौटे एक नौजवान बैरिस्टर ने, सलालुद्दीन के बेटे असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ने अपने दादा और पिता की विरासत को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उनका सपना सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं था। वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाहते थे। अपने तेज तरार भाषणों और कानूनी तर्कों से उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान बना ली। वो संसद में बोलते तो सत्ता पक्ष को घेर लेते और सड़क पर उतरते तो उनके पीछे एक बड़ी भीड़ होती। हैदराबाद से लगातार सांसद चुने जाने के बाद ओवैसी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनका और उनकी पार्टी का कद बढ़ा, विवाद भी बढ़ते गए। उन पर और खासकर उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के आरोप लगने लगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के कई बयान सुर्खियों में रहे। 2013 का उनका एक भाषण आज भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम मुसलमान 25 करोड़ हैं और तुम हिंदू 100 करोड़ हो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। यह बयान इतना विवादित हुआ कि मामला अदालत तक पहुंचा। हाल के सालों में भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है, मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मॉब लिंचिंग की घटना पर उन्होंने कहा था, मुसलमानों को शेर बनाना होगा ताकि कोई चाय वाला उनके सामने खड़ा ना हो सके। यही नहीं, जब राज ठाकरे ने मस्जिद में लाउड स्पीकर हटाने की बात कही तो अकबरुद्दीन ने परोक्ष हमला करते हुए कहा, कुत्तों का काम भौंकना है, उन्हें भौंकने दो।
ऐसे बयान ने ओबीसी बंधुओं की राजनीति को हमेशा विवादित के केंद्र में रखा। असदुद्दीन ओवैसी के राष्ट्रीय प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। इसी चुनाव ने ओवैसी को वोट कटवा और किंग मेकर की बहस के बीच लाकर खड़ा कर दिया। बिहार का सीमांचल क्षेत्र जैसे अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिले आते हैं। मुस्लिम बहुल माना जाता है और यह हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन का गढ़ रहा है। लेकिन 2020 में ओवैसी ने इसी गढ़ में सेंध लगा दी। AIMIM ने बिहार की करीब 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और नतीजे ने सेक्युलर खेमे में भूचाल ला दिया। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीत ली, जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमोर और बायसी। ये पांचों सीटें सीमांचल की थी, लेकिन कहानी सिर्फ 5 सीटों की जीत तक ही नहीं रुकी। AIMIM को राज्य में करीब 1.2% वोट मिले, जिसने कम से कम 15 से 20 और सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। इन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम था और AIMIM के उम्मीदवारों को उनसे कहीं ज्यादा वोट मिले थे। नतीजा, महागठबंधन बहुमत से कुछ सीटों से चूक गया और सरकार एक बार फिर NDA की बन गई। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? दशकों से आरजेडी को वोट देने वाला मुस्लिम वोटर ओबीसी की तरफ क्यों गया? एक बड़ी वजह CAA NRC जैसे मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस के ढूलमुल रवैये ने पनपी हताशा थी। उन्होंने अपनी रैलियों में कहा कि मुस्लिम अब किसी का वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे, उन्हें सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। ये बात सीमांचल के युवाओं को पसंद आ गई। कांग्रेस और आरजेडी ने ओबीसी पर सीधे सीधे बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर AIMIM ने वोट ना काटे होते तो बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। दिलचस्प बात तो यह है कि चुनाव से पहले AIMIM ने महागठबंधन के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन आरजेडी ने उन्हें भाव तक नहीं दिया था। आरजेडी को शायद ये गुमान था कि मुस्लिम वोटर उनके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। ओबीसी ने इसी गुमान को तोड़ दिया। बिहार की सफलता ने ओबीसी के हौसले को नई उड़ान दी। अब उनकी नजर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र पर थी। महाराष्ट्र में AIMIM पहले से सक्रिय थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 2 सीटें जीती, धुले सिटी और मालेगांव सेंट्रल। हालांकि 2 सीटें ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बहुत बड़ा था। कई सीटों पर, खासकर औरंगाबाद और मराठवाड़ा के इलाकों में AIMIM उम्मीदवारों ने कांग्रेस और एनसीपी का खेल बिगाड़ा। महाराष्ट्र में भी वही आरोप लगा। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी AIMIM ने एक बार फिर मालेगांव सेंट्रल सीट जीतकर अपनी मौजूदगी बनाए रखी। लेकिन ओवैसी का असली इम्तिहान उत्तर प्रदेश में होना है। यूपी में मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है। बिहार की कामयाबी के बाद ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी में भी चुनाव लड़ेगी। इससे समाजवादी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। सपा को डर है कि अगर ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो बिहार जैसे ही खेला यहां भी हो सकता है। पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड और पूर्वी यूपी की दर्जनों सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20% से 50% तक है। अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट सपा और AIMIM में बटा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। यह एक ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह है जिसे समझना मुश्किल है। ओवैसी जब अखिलेश यादव पर हमला करते हैं तो योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हैं, और वो कांग्रेस पर हमला करते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है, और जब वो बीजेपी पर हमला करते हैं तो वो मुस्लिम समुदाय के हीरो बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि ओवैसी एक साथ कई नावों पर सवारी कर रहे हैं और वो इस कला में माहिर हो चुके हैं। यहीं पर आकर बहस 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक पक्ष कहता है ओवैसी एक स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक पहचान बना रहे हैं, और दूसरा पक्ष उन्हें सिर्फ बीजेपी का एक मोहरा मानता है। आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी वाकई बीजेपी की मदद कर रहे हैं या वो सिर्फ अपने समुदाय के लिए एक नई राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्राइम माइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी टीम, ये शब्द असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के साथ जुड़ गया है। कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। उनका आरोप है कि ओवैसी की राजनीति का एक ही मकसद है, सेक्युलर वोटों को बंटवा कर बीजेपी की राह आसान करना।
लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। खुद बीजेपी भी ओबीसी पर आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस की बी टीम होने का। बीजेपी का तर्क है कि ओबीसी इतना कट्टर मुस्लिम एजेंडा उठाते हैं कि उससे हिंदू समाज में प्रतिक्रिया होती है और वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं। इस पर खुद ओबीसी ने एक दिलचस्प बयान दिया है, मैं सियासत की लैला हूं और मेरे मजनू कई हैं। यह बयान अपने आप में ओबीसी की राजनीति को बयां करते हैं, लेकिन एक और थ्योरी है, सुविधाजनक विरोधी। इस थ्योरी के मुताबिक ओबीसी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के लिए एक सुविधाजनक विरोधी है। बीजेपी के लिए कैसे? जब ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले करते हैं तो वो अनजाने में बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत करते हैं। बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को संदेश देती है कि देखिए, देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी जिंदा है और हम भी इसका मुकाबला कर सकते हैं। ओबीसी का चेहरा बीजेपी को अपना हिंदुत्व का एजेंडा सही ठहराने का मौका देती है। और विपक्ष के लिए कैसे? जब विपक्ष चुनाव हारता है तो हार का ठिकरा फोड़ने के लिए एक आसान बलि का बकरा मिल जाता है, असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस और दूसरे दल अपनी संगठनात्मक कमजोरी जैसे मुश्किल सवालों का सामना करने के बजाय सीधे कह देते हैं कि हम तो जीत रहे हैं, लेकिन ओबीसी ने वोट काट लिए। यह अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक आसान तरीका है। लेकिन इस सिक्के के एक और पहलू है। एआईएमआईएम का उदय सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से के मोहभंग का भी नतीजा है। सीएए और एनआरसी आंदोलन और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर सेक्युलर दलों की चुप्पी ने मुसलमानों के एक वर्ग को सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो सिर्फ उनके मुद्दों की बात करे। ओबीसी ने इसी खाली जगह को भरा है। तो क्या ओबीसी का खेल सिर्फ वोट कटवा तक ही सीमित है, या उनके पास भविष्य के लिए कोई बड़ा प्लान है? ओबीसी के हालिया कदम बताते हैं कि वो एक लंबी पारी खेलने की तैयारी में है। वो सिर्फ एक स्पॉइलर या किंग मेकर बनकर नहीं रहना चाहते। उनकी रणनीति अब सिर्फ मुस्लिम वोटों पर निर्भर नहीं है। वो जय भीम जय मीम का नारा देकर दलित समुदाय को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर मुसलमान और दलित एक साथ आ जाएं तो एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हो सकता है। उनका दूसरा बड़ा दाव है प्रदर्शन पर आधारित राजनीति। वो अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में किए गए कामों को हैदराबाद मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। भविष्य के लिए उनकी रणनीति में गठबंधन एक अहम हिस्सा है। बिहार में निराशा मिलने के बाद अब वो छोटे दलों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ उनकी बातचीत इसी रणनीति का हिस्सा थी। उनकी कोशिश है कि वो उन सभी दलों को एक मंच पर लाएं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर दूरी रखना चाहते हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी राह आसान नहीं है। हैदराबाद और सीमांचल के कुछ इलाकों को छोड़ दे तो देश के बाकी हिस्सों में उनकी पकड़ अब भी बहुत कमजोर है। मुस्लिम समुदाय के भीतर ही एक बड़ा वर्ग है जो उनकी आक्रामक राजनीति को पसंद नहीं करता, लेकिन ओबीसी इस आलोचनाओं से बेपरवाह अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वो कुछ राज्यों में 5-10 सीटें भी जीत लेते हैं तो वो उस स्थिति में आ जाएंगे जहां कोई भी सरकार उनकी मदद के बिना नहीं बन पाएगी। यही असली किंग मेकर का दाव है। तो आखिर क्या है ओबीसी, सबकी लैला या सियासत के किंग मेकर? इस पूरे विश्लेषण के बाद हम कह सकते हैं कि सबकी लैला वाला बयान एक चतुर राजनीतिक बयानबाजी है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। ओबीसी मुस्लिम राजनीति का वो एक नया चेहरा है जो उन सेक्युलर दलों के लिए एक चुनौती है जो दशकों से मुस्लिम वोटों को अपनी जागीर समझते आए हैं। किंग मेकर या बी टीम वाला नैरेटिव भी आधा सच है। ये सच है कि उनके चुनाव लड़ने से वोटों का बंटवारा होता है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। बिहार इसका सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन यह कहना कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं शायद जल्दबाजी होगी। शायद सबसे सटीक विश्लेषण सुविधाजनक विरोधी वाला ही है। वो बीजेपी के लिए हिंदुत्व को मजबूत करने का जरिया है और विपक्ष के लिए अपनी हार का ठिकरा फोड़ने का बहाना। वो एक ही समय में सबके लिए फायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी। अंत में ओबीसी दोस्त है या दुश्मन, यह देखने वालों के नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है, आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, आप उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो भारतीय राजनीति के एक ऐसे हकीकत बन चुके हैं जो आने वाले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करने के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे। भारत में कई लोग यह भी मानते हैं कि ओबीसी जिन्ना की तरह देश में फिर से बंटवारे की नींव रख सकते हैं,
या रख रहे हैं। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपकी सोच इससे अलग है? अपनी राय जरूर बताएं। आपकी आवाज ही इस बहस को सही दिशा दे सकती है। आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राइम माइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।